हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त शाहिद अली हसरत फिर से हाजिर हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। जैसा कि हमने कहा था कि पियाजे स्पेशल पर एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड हम सेशन लाए, तो ये रहा वो सेशन और आज का सेशन काफ़ी अहम होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें और ये सेशन उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने हमारे पिछले 5 सेशन देखे हुए हैं। अगर आपने हमारे पिछले 5 सेशन नहीं देखे तो यहाँ पर मौजूद आई बटन है, इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको पियाजे के पूरे 5 सेशन पहले आप देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो में पूछे जाने वाले सवालात के आप अगर जवाबात सही तौर पे दे पाएँ तो यकीन मानिए यानी आपका सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अच्छी तरह से 100% आप प्रिपेयर हो रहे हैं। और आप देखें, ये यूँ समझिए आपके लिए एक असेसमेंट की तरह आज का सेशन होगा, जहाँ पर हम मुख्तलिफ ट्रिक्स और टेक्निक्स के ज़रिए से राइट आंसर को कैसे पहचाना जाना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए हमारा पहला सवाल लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो इस स्टेज पर होता है। तो यहाँ आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और सेंसरी मोटर स्टेज। तो आप देखिए कि 2 to 7 years, तो यहाँ पर आसानी के साथ हम ड्रॉप कर सकते हैं। क्या है, अगर हम नीचे से देखें, ये जो 4th ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, ये है 0 to 2 years। तो ये जो 4था ऑप्शन है ये तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। उससे पहले है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है तीसरा ऑप्शन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये होता है 7 to 11 years। और हमारा दूसरा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये तो होता है 11 years टू अडल्टहुड। और हमारा पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जी हाँ, तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो होता है, अब यहां पे क्या बचा, 2 to 7 years। जी हाँ, तो यहाँ पे अल्टीमेटली प्री ऑपरेशनल स्टेज सवाल में जो पूछा गया है 2 to 7 years, तो दिस इज द राइट आंसर और ये बाकी 3 रॉन्ग आंसर्स हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको ज़रूर सीखनी है, वो ये है कि हाउ टू ड्रॉप द रॉन्ग 3 आंसर्स। हाउ टू ड्रॉप द रॉन्ग 3 आंसर्स। तो ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से सीखनी है और वो कब आएगी, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट और हर एक छोटी छोटी चीज़ किसी थ्योरी के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो आपको अल्टीमेटली आपके जहन में ये 3 रॉन्ग आंसर्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक और भी बात यहाँ पर बता देता हूँ कि क्योंकि क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्चुअल है, तो जैसा कि आपको 2 to 7 years का एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी तरह आपको 0 to 2 years सेंसरी मोटर भी पूछा जा सकता है और 2 to 7 years प्री ऑपरेशनल, और इसी तरह से 7 to 11 years कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 11 to 15 या अडल्टहुड फॉर्मल ऑपरेशन। इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसके हिसाब से भी क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं, याद रखें। अब अगर इसके मुताबिक क्वेश्चन आए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा सवाल है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाई, यानी 4 जो स्टेजेस हैं वो
इनमें से किसने आइडेंटिफाइड किया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के या हमारी इदराकी नशोनुमा के 4 स्टेजेस जो हैं वो किसने किए? ये तो काफ़ी आसान सवाल है, आप इसमें से देखकर जवाब दे सकते हैं। आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपका जो सही जवाब होगा वो सब लोग जितने लोग देख रहे हैं सब जो है कमेंट करके बताएं। यानी 4 स्टेजेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बताने वाले कौन है? वो है पियाजे। ये तो काफ़ी आसान सवाल, हाँ, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की जानिब। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर बड़ी खुशी होती है सुनकर कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा कि हम लोग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम के ग्रुप्स में और फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स में आपके वीडियोस को हम शेयर कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि चलो भाई हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप टेट और सीटेट में अच्छे तरह से अच्छा रैंक लेकर आएँ और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें टीचिंग प्रोफेशन में। तो चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस तरह से मोहब्बत देते हैं, इस तरह से हमें रिप्लाई करते हैं। तो हम तमाम का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द एरिया वॉज अंडर एस्टिमेटेड बाई पियाजे? तो यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के कौन से एरिया को पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया? तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उन 4 ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है? आप अगर कमेंट करके बता दें तो बहुत खुशी होगी। लैंग्वेज की अगर बात आती है तो पहला जो ऑप्शन है हेरिडिटी, ये ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर पियाजे ने कहा है वो सोशल इंटरेक्शन है। जी हाँ, सोशल इंटरेक्शन को भी पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया ज़रूर है, लेकिन अगर ये कंपेयर करके बता रहा है किसी वाइगॉट्स्की या अदर कोलबर्ग की थ्योरी से तो वहाँ पर ये सही जवाब होगा। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि वो है क्या बात की थी हमने? ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात की थी, और इसी में एक और भी बात हमने की थी। अभी चलिए 4 ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। और चौथा तो यहाँ से निकल ही जाएगा कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ द नॉलेज। तो यहां पे देखिए हेरिडिटी गया, सोशल इंटरेक्शन गया और ईगो सेंट्रिक स्पीच इसका सही जवाब है। तो अब आप पूछेंगे कि ईगो सेंट्रिक स्पीच कैसे जवाब है? तो जैसा कि हमने कहा था कि बच्चे ईगो सेंट्रिज्म में स्पीच के दौरान ऐसी बातें करते हैं, अपने बारे में बोलते रहते हैं, अपने खिलौने के बारे में बोलते हैं, यानी सब लोग एक दूसरे के बारे में ही बोलते रहते हैं, यानी कोई किसी की सुनता नहीं। तो इसको क्या कहा गया था? याद रखें, कलेक्टिव मोनोलॉग्स। कलेक्टिव मोनोलॉग्स। तो इसका सही जवाब है ईगो सेंट्रिक स्पीच। अगर हम देखें लैंग्वेज से यहाँ पर अगर हम 4 ऑप्शंस को भी ना देखें तब भी जो वर्ड स्पीच है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है लैंग्वेज से। तो इसे पियाजे ने अहमियत नहीं दी, उसे कहा कलेक्टिव मोनोलॉग्स है ये, भाई इसको कोई अहमियत नहीं है, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में इसका कोई रोल नहीं है कहा गया। गो कि इस पर पियाजे को बहुत सारी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर वाइगॉट्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच भी कहा है। क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। और यहाँ पर वाइगॉट्स्की कहता है कि बच्चा अपने आप से भी बात करता है प्राइवेटली। जैसा कि अगर कोई आप खिलौना उसे जोड़ने वाला ला कर दें तो वो कहेगा कि मैंने ये इंजन को जोड़ दिया है, अब इसके पीछे मैं बोगी लगाऊंगा और ये मेरी रेल बन जाएगी, छुक छुक रेल बन जाएगी और ये आगे पटरियों पर दौड़ेगी। तो ही इज टॉकिंग विथ हिम, अपने आप से बातें करता है। तो इसे वाइगॉट्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है और इसे अहमियत दी है।
ईगोसेंट्रिक स्पीच को पियाजे ने अहमियत नहीं दी, वाइगॉट्स्की ने अहमियत दी है। हम आगे वाइगॉट्स्की की थ्योरी में इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं, और ये अगला सवाल काफ़ी दिलचस्प है और इस पर हमेशा सवाल बने हैं कि फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज कॉल्ड एज। स्कीमा क्या है? एक जनरल आइडिया है किसी चीज़ के बारे में, एक मेंटल मॉडल है, तो उसमें कोई नई चीज़ का फिट होना या ऐड करे किया जाना। लफ्ज एडिंग जब भी आता है तो याद रखें एडिंग एसिमिलेशन से जुड़ा हुआ होता है। हमेशा किसी चीज़ का एडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड हो तो वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है एसिमिलेशन का। तो अब यहाँ पर जो सही जवाब क्या होगा हम इसको देखेंगे। अकोमोडेशन क्या है? यानी अगर आपने किसी पुरानी मालूमात को मॉडिफाई किया या एडजस्ट किया तो वो अकोमोडेशन है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात नहीं की जा रही है, तो वो अकोमोडेशन सही जवाब नहीं हो सकता। इक्विलिब्रेशन यानी आपके नॉलेज में या आपके स्कीम्स में बैलेंस लाने के लिए लाना इक्विलिब्रेशन कहलाता है, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं हुआ। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरिटी की तरफ जाना इक्विलिब्रेशन कहलाता, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कैटेगराइज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं हो सकता है। तो लिहाजा किसी नई चीज़ को ऐड करना जब भी कहा जाए तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। याद रखिए, तो हमारा सही जवाब हुआ तीसरा ऑप्शन एसिमिलेशन। तो आपको क्या ये जवाब सही आया? अगर आपको सही आया तो अपने मार्क्स लिख लें, ऐड करते जाएं और देखें, और आखिर में हमें बताएं कि आपको इन 13 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। चलिए हमारा 5वां सवाल ले लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न, यानी पियाजे की थ्योरी के हिसाब से बच्चे किस तरह सीखते हैं वो पूछते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हें हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से 4 गलत आंसर्स को हम ड्रॉप करते हैं। चलिए, अगर आपको जवाब मालूम है तो आप फौरी कमेंट करके हमें बताइए और हम देखेंगे कि किस तरह से न्यू इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ों को वो सीखते हैं। किस तरह? मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, इन्फॉर्मेशन को याद करके उन्हें मेमोरी में शामिल करके कुछ नई इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं। तो ये पियाजे ने नहीं कहा है, तो ये हमारा सही जवाब नहीं, लिहाजा हमने इसे भेजा है डस्टबिन में। ये है रॉन्ग आंसर। और दूसरा ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के ज़्यादा जानने वाले लोग, इन्फॉर्मेशन रखने वाले लोगों की तरफ से मदद मिलने पर वो नई मालूमात को सीखता है, नया नॉलेज सीखता है। तो अगर जिसको सोसाइटी वाले ना मिले तो क्या वो नहीं सीख पाएगा? तो ये भी हमारा गलत जवाब है, इसको भी हम भेजेंगे डस्टबिन में। और इसी तरह से तीसरा जो ऑप्शन है वो है प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। जी हाँ, पियाजे कहते हैं कि इसमें एडाप्टेशन में आपको एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों आते हैं। तो जिस तरह से हमने पिछले 5 वीडियोस में देखा था कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, एसिमिलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन देखा था, नई चीज़ों को ऐड करने का तरीक़ेकार एसिमिलेशन, उन्हें मॉडिफाई करने का तरीक़ेकार अकोमोडेशन, ये दोनों मिलकर नए स्कीमास बनाते हैं। स्कीमा क्या है? मेंटल प्रोसेस है या कोई इन्फॉर्मेशन है, तो लिहाजा ये सही जवाब होता है और तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब, यानी बच्चे सीखते हैं प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन के ज़रिए से। और चौथा भी ऑप्शन अगर हम देख लें तो चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड रिवार्ड और अप्रिसिएशन, तो बच्चे रिवार्ड या अप्रिसिएशन देने पर अपना बिहेवियर चेंज करते हैं या नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये भी गलत जवाब है, इसे भी हम भेजते हैं डस्टबिन में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया
और आफ्टर जस्टिफिकेशन हमने 3 रॉन्ग आंसर्स को ड्रॉप किया और सही जवाब सामने आ चुका है। चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं कि रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट इज एविडेंस दैट इन्फेंट हैज बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्किल्स। मतलब ये है कि छुपी हुई चीजों को दोबारा याददाश्त में लाना, मेमोरी में लाना, तो वो कौन सी कॉग्निटिव स्किल के जरिए से आती है। तो हम यहाँ पर इन 4 जवाबों को देखते हैं कि इसमें से सही जवाब कौन सा है और गलत जवाब को भेजते हैं डस्टबिन में। तो देखते हैं कि इंटेंशनल बिहेवियर यानी छुपी हुई चीज़ों को याददाश्त में लाना, इंटेंशनल बिहेवियर तो हो नहीं सकता। इंटेंशनल बिहेवियर यानी खुद से सोचकर करने का, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। याद आया होगा आपको, अगर आपने यहाँ पर जो वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने बताई है आई बटन में, वो अगर देखा है तो आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस छुपी हुई चीज़ों को याददाश्त में दोबारा लाता है और अपने छुपे हुए खिलौनों को बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये सेंसरी मोटार स्टेज या सेंसस के ज़रिए से मुमकिन होता है। उस स्टेज में बच्चे में 9 to 11 मंथ्स में, याद रखिए 9 to 11 मंथ्स के दरमियान में ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाता है और वो अपने खिलौनों को छुपे हुए या कहीं खो गए हैं तो वो ढूंढने की कोशिश करता है, उसको अपने याददाश्त को या मेमोरी को रिट्रीव करते हुए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ये हो नहीं सकता और एक्सपेरिमेंटेशन भी ये हो नहीं सकता। तो लिहाजा इसका सही जवाब है ऑब्जेक्ट परमानेंस। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल स्टेज इज। तो इनमें से प्री ऑपरेशनल स्टेज में आने वाली कॉग्निटिव एबिलिटी कौन सी है, हमें जानना है हमारी वही ट्रिक के ज़रिए से, यानी 3 रॉन्ग आंसर को हम ड्रॉप करके सही जवाब देते हैं। तो 2 to 7 इयर्स का जो पीरियड होता है वहाँ पर बच्चों में क्या क्वालिटी आती है, आइए देखते हैं कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेसिस करना क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। उसको कंप्लीटली किसी एक चीज़ को जांचना, उसके मसाइल की तरफ या उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की तरफ कोशिश करना, ये तो नहीं। ये कहाँ पे आएगा? ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का एबिलिटी। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 इयर्स एंड अबव है, तो ये इसका गलत जवाब है और ये जाता है डस्टबिन में। और इसी तरह एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं उनके बारे में भी सोचना, या जो प्रॉब्लम्स आए नहीं या जो चीज़ें वाकई ही नहीं हुई है उनके बारे में सोचना और उसे हल करने की कोशिश करना, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ये 2 to 7 इयर्स के बच्चे में आ सकती हैं क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आ सकती। तो लिहाजा ये भी हमारा गलत जवाब है और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही से ताल्लुक रखता है। और इस तरह से एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो ये कौन से स्टेज की एबिलिटी है, हमने डिस्कस की थी अगर आपने वीडियोस देखे हुए हैं। तो ये है सेंसरी मोटार स्टेज की एबिलिटी, सेंसरी मोटार स्टेज की एबिलिटी। तो ये भी गलत जवाब है, इसे भी हम डस्टबिन में फेंकते हैं। और बचा हुआ जवाब ऑब्वियसली यही सही जवाब होगा, लेकिन अब देखते हैं कि ये किस तरह से सही जवाब है। एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन, तो ये 4 to 6 या 4 to 7 इयर्स के वक्त के उम्र में ये आती है कि बच्चे, आप देखें अगर आपके घर में बच्चे हैं तो किसी चीज़ को लाकर वो बड़ों की ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, बड़ों का ओपिनियन या बड़ों की राय लेने की कोशिश करते हैं इस उम्र के बच्चे। एंड दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 to 7 इयर्स के बच्चों में। तो ये ओपिनियन लेने की बात जब आती है वो 4 साल के बाद आती है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूरा वीडियो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एपी टेट के लिए, टीएस टेट के लिए, ऑल इंडिया टेट्स और सी टेट के लिए काफ़ी अहम है, सबके लिए थ्योरी।
कॉमन है, सवालात सबके लिए एक जैसे हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आई बटन में मौजूद 5 इस सीरीज़ के वीडियोस है, आप ज़रूर देखें और उसके बाद यहाँ पर इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन द चाइल्ड थिंक विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स। जी हाँ, तो वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर इस पहले ही वीडियो में या दूसरे वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था, इस पर बहस की थी कि वो कौन सा स्टेज है। आइए देखते हैं कि बच्चे वो कौन से स्टेज पर अपने हाथों से, कानों से और आँखों से सीखते हैं या नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान जवाब है। आप बिल्कुल अगर अपने वीडियोस देखे हैं तो इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि आप वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर बच्चे अपने हाथों से, आँखों से और अपने कानों से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि वो पहला ही स्टेज होगा जहाँ पर बच्चे हर चीज़ को पकड़ते हैं और मुंह में लेकर उसे जांचने की कोशिश करते हैं, यानी वो चीज़ क्या है उसका नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? आपके कमेंट्स का हमें तो हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी नहीं होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो बिल्कुल अडल्टहुड तक जा रहा है, 11 ईयर्स एंड अबाव। प्री ऑपरेशनल स्टेज तो 2 to 7 ईयर्स का है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली सेंसरी एंड मोटार। तो जैसा कि अगर हम लिंक करें जवाब को सेंसेस, सेंसरी, सेंसेस, तो यहाँ पर सेंसेस में क्या क्या आता है आप देखिए। वहाँ पे आइस भी आ रहा है, हैंड्स भी आ रहा है और ईयर्स भी आ रहा है, माउथ्स भी आ रहा है। तो ये सब सेंसेस ही हैं। इतना आसान जवाब है कि आप यहाँ पर सवाल पढ़िए और यहाँ पर सही जवाब पर टिक लगाइए। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब है। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी किसी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इनमें से कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट नहीं करती है। जी हाँ, तो 4 फैक्टर्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, जिसमें 4 फैक्टर्स कौन से आते हैं? सोशल एक्सपीरियंस, मैचुरेशन, एक्टिविटी एंड इक्विलिब्रेशन। 4 फैक्टर्स हमने देखे थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर वाइगॉट्स्की के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है तो सोशल एक्सपीरियंस सही जवाब होगा, लेकिन खुद अपनी पियाजे की अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से पूछा जा रहा है कि विल नॉट इन्फ्लुएंस। तो क्या चीज़ जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस नहीं करती है, इदराकी नशोनुमा पर असरअंदाज नहीं होती है, तो वो क्या है? वो मैचुरेशन का तो उन्होंने जिक्र किया है और यहीं पर तो उन्होंने 4 स्टेजेस कहे हैं कि सेंसरी मोटार से लेकर फॉर्मल ऑपरेशनल तक। तो ये यानी ना कहा जा रहा है, तो ये तो है। एक्टिविटी, वो तो एक्टिविटी का बहुत सारे एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाए हैं बच्चों से, तो ये भी वहाँ पर है। और सोशल एक्सपीरियंस पर भी उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में रोशनी डाली है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज हमारा सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज असरअंदाज नहीं होती है, ये कहा था पियाजे ने। और इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच और कलेक्टिव मोनोलॉग्स भी उन्होंने कहा था। तो ये विल नॉट अफेक्ट, ये असरअंदाज नहीं होगी। तो हमारा सही जवाब है पहला वाला, यानी लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इदराकी नशोनुमा पर असरअंदाज नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं कि पियाजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व। He attributes this inability to which one of the following factors? तो यहाँ पर पियाजे कह रहे हैं कि कंजर्व करने की इनएबिलिटी, कंजर्व नहीं कर सकते बच्चे। प्री ऑपरेशनल स्टेज का वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे कंजर्व नहीं कर सकते? तो आइए देखते हैं 4
इनमें से सही जवाब कौन सा है। तो अगर वहाँ बात की जा रही है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, लेकिन अगर हम जवाबों को देखते जाएं तो जो मौजूद नहीं है उसके बारे में सोचना, जो होने वाला है या जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचना, यानी हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये तो आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर्स एंड अबाव में आएगी। तो ये तो हो गया भैया गलत जवाब। और आप आगे देखें पर्सनल फेबल, तो ये हो गया ड्रीमिंग या ख्वाबों की दुनिया में रहना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे होल्ड पर रखते हैं और आगे जाते हैं, देखते हैं कि इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। जब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का नाम आ गया तो ये भी हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का एक फैक्टर, तो लिहाजा दूसरा भी जवाब गलत है। तो अब आते हैं पहले जवाब के पास के इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी रिवर्स थिंकिंग, उल्टा नहीं सोच पाते हैं बच्चे, ये एक प्री ऑपरेशनल स्टेज की इनएबिलिटी इसे हम कह सकते हैं। कि हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस भी किया। आज अपने बच्चे को लेकर घर से स्कूल जाते हैं और उसे कहते हैं कि स्कूल से दोबारा वापस उसी रास्ते से घर जाओ, तो वो कहता है कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है लेकिन स्कूल से घर का रास्ता पता नहीं है। उन्होंने यहाँ महसूस किया कि इरिवर्सिबिलिटी बच्चों में नहीं है। यहाँ पर एक और भी मिसाल हम देख सकते हैं कि 250 मिलीलीटर का एक बर्तन है जिसमें पानी है और उसी 250 मिलीलीटर का एक और भी हम अगर ग्लास या बर्तन लें और ये पानी उसमें डाल दें तो और उससे पूछें कि दोनों में से किस में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो यकीनन बच्चा इसे कहेगा, रिवर्सिबल नहीं सोचेगा कि यही वो पानी है जो पहले किसी और बर्तन में था और पानी की जो मकदार है, उसका जो वॉल्यूम है, उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इसी तरह से वो ये सोच नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि बर्फ़ ही पानी बनता है और पानी से फिर बर्फ़ को बनाया जा सकता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये इनएबिलिटी है, समझिए कि इरिवर्सिबल थिंकिंग वहाँ पर नहीं होती है। तो हमारा सही जवाब है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश। यहाँ पर पियाजे कहते हैं कि बच्चों की जो सोच होगी वो कैसे बड़ों से अलग होती है, वो कैसे बड़ों से मुख्तलिफ होती है। आइए देखते हैं कि अमाउंट, यहाँ पे जो 2 डैशेस दिए गए हैं तो उसमें देखें कि अमाउंट और काइंड, यानी जो दायरा होगा, यानी जो थॉट प्रोसेस होगा चीज़ों को लेकर, वो तो सेम होगा, वो तो एक जैसा होगा, लेकिन अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। यानी काइंड, या यूँ समझिए कि बच्चे भी बड़ों के बराबर सोचते हैं, तो मुख्तलिफ में या अलग में क्या होगा, तो वो होगा अमाउंट। यानी सोचने का, किसी चीज़ के बारे में सोचते तो बराबर हैं लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो बड़ों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा किसी चीज़ों को देखने के बारे में। तो सही जवाब बनता है तीसरा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ पियाजे एंड वाइगोट्स्की पर्टेन्स टू। तो दोनों के बीच में, जो दोनों के ख्यालात में, विचार में और थॉट्स में क्या मेजर डिफरेंस, वो यहाँ पर हमें देखना है कि एक चीज़ याद रखें कि पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों भी कंस्ट्रक्टिविज्म के मानने वाले हैं। तो उन दोनों ने भी बच्चों को कहा है कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होते हैं बच्चे, ये कहा है उन दोनों। तो ये तो कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ। और देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स का पर भी दोनों भी क्रिटिक्स हैं, ये भी नहीं हुआ। और द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को बेहतरीन माहौल दिया जाना चाहिए सीखने के लिए, तो ये भी उन्होंने इसकी पुरजोर तायीद की है, इसको सराहा है। तो ये भी डिफरेंस नहीं हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि देयर व्यूज़ अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, उनके जो व्यूज़ हैं
लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस को लेकर वो थोड़े से अलग हैं, वो उनमें तो कुछ डिफरेंसेस ज़रूर पाए जाते हैं। तो लिहाजा हमारा सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन जो है ना, जैसा कि लैंग्वेज को पियाजे ने अहमियत नहीं दी है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन वाइगॉट्स्की ने उसे इम्पोर्टेंस दिया है। तो यहाँ पर ये होगा उनका मेजर डिफरेंस। ठीक है साथ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई मालूमात के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू।